प्रिय छात्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एक और नए सेशन में। आज लेके आ गए हैं साइंस का एक और नया क्लास। चलिए बिल्कुल बिल्कुल भी वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे, हम लोग कुछ भी देरी नहीं करते हुए पहले सवाल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज हम लोग बहुत सारे सवाल लेके आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि वक्त कम है, इसलिए जितना ज़्यादा सवाल आप अटैम्प्ट करें उतना आपके लिए फ़ायदा है। तो पहला सवाल से हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पढ़िएगा साथ में, कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वो दर्पण है। देखिए, पहली बात तो आप जानिए कि दर्पण दो तरह का होता है, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। अब सवाल क्या पूछा है कि दर्पण के सामने में आप किसी भी पोजीशन पे, चाहे वो अनंत पे रखे या फिर वक्रता केंद्र पर रखे या फिर आप कहीं पे भी किसी वस्तु को रखे, तो क्या बोला, प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होगा हमेशा। तो वो किस प्रकार का दर्पण होगा? तो जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन क्या है कि केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, या फिर समतल या उत्तल। तो गाइज, इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समतल या उत्तल। ये दोनों ऐसा दर्पण है जिसमें हमेशा आपका प्रतिबिंब सीधा होता है, हमेशा, चाहे आप किसी भी पोजीशन पे रख दे उसका, किसी भी स्थान पे रख दे उसका, हमेशा कैसा प्रतिबिंब होगा? वो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप देखिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नांकित में से है। देखिए, हम लोग दर्पण चैप्टर से लेके आए हैं, आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जो चैप्टर, उस चैप्टर से लेके आए हैं। देखिए, हम लोग हर एक चैप्टर को टच करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका कहीं से सवाल ना छूटे गुरु, कहीं से भी आपका सवाल ना छूटे। तो सवाल क्या है कि कार के जो अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नांकित में क्या होता है, या फिर इसको आप ऐसे समझिए कि जो कार होता है उसके हेडलाइट में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सबको पता है, देखिए बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं कि उसके हेडलाइट में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। हेडलाइट में किसका? अवतल दर्पण का। अगर बात कर ले उत्तल का, तो उत्तल का कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? साइड मिरर के रूप में करते हैं। कहाँ पे? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल साइड मिरर के रूप में करते हैं। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं तीसरे सवाल में। क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? देखिए, सबको ही पढ़े हैं कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सबसे कठोर पदार्थ दुनिया में क्या? आपका हीरा है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, और हीरे का ही अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है? 2.42 होता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42, सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरे का ही होता है। चलते हैं इसके बाद चौथे सवाल में, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग मिसलेनियस सवाल लेके आए हैं, घबराइए मत आप लोग, बस इसी तरह हमारे साथ डटे हुए रहे। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? देखिए, एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी। तो अभिसारी लेंस किसको बोलेंगे? अभिसारी लेंस हम लोग बोलते हैं किसको? उत्तल लेंस को बोलते हैं। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस बोलते हैं। अगर बात हो जाए अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपसारी लेंस। एक होता है कन्वर्जेंट, एक होता है डाइवर्जेंट। तो आपका उत्तल हो जाएगा, कन्वर्जेंट होगा, और अवतल क्या होता है? आपका डाइवर्जेंट यानी अपसारी लेंस हो जाता है। तो इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा गुरु? 4 का ए हो जाएगा। चलते हैं पांचवा सवाल में। पांचवा जो सवाल आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन, आवर्धन जिसको इंग्लिश में मैग्निफिशिएंट बोलते हैं, जिसको एम से इंडिकेट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। एम बराबर क्या होता है? तो एम बराबर क्या होता है? आपका वी अपॉन यू होता है, वी बटे यू हो जाता है। एम बराबर क्या होता है? वी अपॉन यू हो जाता है। चलते हैं इसके बाद अगले सवाल में। अगले सवाल में चलते हैं 6 नंबर, छठा सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? आपका जो आँख है, आँख, उसका रंगीन भाग कौन सा है? तो आँख का रंगीन भाग देखिए, सारे बच्चों का सही जवाब आ रहा है, वो आपका क्या है? परितारिका है। आँख का रंगीन भाग क्या हो जाता है? परितारिका। यहीं पे कहीं पे परितारिका नहीं लिख करके बल्कि क्या लिखा रहता है? आइरिस लिखा रहता है। तो आइरिस इंग्लिश वर्ड है और हिंदी में परितारिका कहते हैं। चाहे आइरिस लिखा रहे या फिर परितारिका, वही जवाब हो जाएगा। एक सवाल यहाँ से आपका ये भी पूछ सकता है कि आँख के किस भाग को दान किया जाता है? आँख के, मानव नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो आपका क्या हो जाता है? कॉर्निया हो जाता है गाइस। क्या हो जाता है? कॉर्निया हो जाता है। और ये भी सवाल बन सकता है कि आपका जो आँख में प्रतिबिंब जो बनता है, प्रतिबिंब आँख के किस भाग में बनता है? तो वो रेटिना पे बनता है। तो फिलहाल इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 7वां सवाल में। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण मिश्र रंग होता है का परिकीर्णन अधिक होता है? किसका परिकीर्णन यानी स्कैटरिंग, यानी कौन सा रंग ज़्यादा फैल जाता है? तो देखिए, कौन सा हो जाएगा? आपका लाल होगा नहीं, नीला नहीं, पीला नहीं, नारंगी। तो आपका क्या हो जाएगा? नीला रंग का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। VVI यह सवाल है, यहाँ से आपका ये सवाल बहुत कंफ्यूज करने के लिए पूछता है कि किस वर्ण का, किस रंग का परिकीर्णन सबसे अधिक होगा? तो किसका हो जाएगा? वो नीला रंग का हो जाएगा गाइस। चलते हैं 7 के बाद 8वां सवाल, क्वेश्चन नंबर
8 कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई पड़ता है? किस कारण से? किस कारण से? तो क्या परावर्तन हो जाएगा, या फिर वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा, या फिर प्रकीर्णन हो जाएगा, या फिर वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों? बताइए गाइज, जल्दी जल्दी इस सवाल का जवाब दीजिए। तो देखिए बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आ रहा है। इसका क्या जवाब हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्य क्या होता है, अपने वास्तविक स्थान से 2 मिनट पहले आपको उगता हुआ दिखता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9। देखिए बहुत हम लोग इंपॉर्टेंट सब सवाल लेके आए हैं जो आपको देखने में आसान लगेगा, लेकिन इसी तरह का सवाल में बच्चा एग्जाम में फंसता है। देखिए एक और सवाल आ गया आपका, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक से सवाल लेना इंपॉर्टेंट है, आना ही है, लिख के ले लीजिए आप लोग। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या, ओम है। तो ओम किसका मात्रक हो जाता है? ये ओम हो जाता है आपका प्रतिरोध का हो जाता है। ये आपका क्या, ओम प्रति मीटर है, और ये आपका क्या, वोल्ट प्रति मीटर है। लेकिन आपको किसका पूछा है? प्रतिरोधकता का। तो देखिए प्रतिरोधकता का बच्चा क्या करता है ना, चारों ऑप्शन नहीं पढ़ता है, उसको पहले ही यहाँ पे दिख जाता है ऑप्शन नंबर बी में ओम प्रति मीटर। इसको मार करके वो आगे बढ़ जाएगा, फिर आगे जब मिलाता है तो उसका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है। तो ओम प्रतिरोधकता का इसका मतलब क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है गाइज? ओम मीटर। और प्रतिरोध का खाली बोले तो ओम हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब का ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चालक जिससे आपका विद्युत यानी करंट पास हो जाए उसको क्या बोलेंगे? चालक बोलेंगे। तो क्या है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो इन चारों ऑप्शनों में से सबसे अच्छा चालक क्या हो जाएगा आपका? चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चांदी, जिसको सिल्वर बोलते हैं। ठीक है गाइज, चलते हैं अगले सवाल में। इसके बाद 10 के बाद 11वां सवाल। 11 सवाल क्या है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ना ही बोर किया था, ना ही एम्पियर किया था, ना ही ऑस्ट्रेट किया था। कौन किया था? बल्कि फैराडे ने किया था। किसने किया था? फैराडे ने। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। तो 11 जो सवाल है उसका जवाब क्या हो जाएगा गाइज? ए हो जाएगा। 11 के बाद आते हैं 12वां सवाल में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट वीवीआई सवाल है। या तो आपको विद्युत मोटर से पूछे या फिर विद्युत जनित्र से पूछे। क्या बोला कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, किसको परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो बताइए गाइज इस सवाल का क्या जवाब हो जाएगा? विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, किसको परिवर्तित करता है? देखिए बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आ रहा है कि वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। लेकिन वहीं पर अगर मोटर की जगह में जनित्र पूछता या फिर डायनामो पूछता तो वो क्या करता है? वो यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। इसका जस्ट ऑपोजिट काम करता है। और ये विद्युत मोटर किस प्रेरण पर काम करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर ही आपका काम करता है। चलिए अगले सवाल में 12 के बाद 13वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? जब पश्चिम की ओर परिक्षेपित कोई धनावेशित कण पश्चिम की ओर, देखिए इस तरह का एक डायग्राम बना लेते हैं आप। नॉर्थ साउथ, द सनराइज इन द ईस्ट, हो जाएगा आपका वेस्ट। तो आपका इस तरह का हम लोग डायग्राम बना लिए। क्या बोला कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा की ओर विक्षेपित हो जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगा? तो आपका दिशा क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर हो जाएगा। ऊपर की ओर हो जाएगा मतलब वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गाइस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ऊपर मुखी या फिर ऊपर की ओर हो जाएगा। चलते हैं 13 के बाद 14वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो होती है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है, जो बिजली आता है वो कितना वोल्ट का होता है? तो और क्या होता है? एसी होता है या डीसी होता है? तो आपका ध्यान रखिएगा वो 220 वोल्ट का होता है। क्या होता है? 220 वोल्ट का, और प्रत्यावर्ती धारा होता है। कितना होता है? 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, जिसको अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी बोलते हैं। देखिए पहला भी ऑप्शन में 220 वोल्ट है, लेकिन वहाँ पे दिष्ट धारा है, उसको टिक नहीं मानना है। हमारे घरों में जो आपका विद्युत आपूर्ति होता है वो क्या हो जाएगा? 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। अगर हर्ट्ज पूछे तो कितना हर्ट्ज हो जाता? 50 हर्ट्ज हो जाता। कितना हो जाता? 50 हर्ट्ज। कितना हो जाता गाइस? 50 हर्ट्ज हो जाता। ठीक है, चलते हैं 14 के बाद 15वां सवाल में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इस सवाल का 2 ही ऑप्शन है, 2 गायब हो गया है, कोई बात नहीं, आप लोग घबराइएगा नहीं। क्या है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? किस दिन नहीं करने के बाद बोला है। तो इन दोनों ऑप्शन में देखिए, एक है धूप वाले दिन, एक है बादलों वाले दिन। तो आप किस दिन नहीं कीजिएगा? इस दिन नहीं कीजिएगा, बादलों वाले दिन, या फिर इसका चारों ऑप्शन नहीं है गाइस। इस सवाल को हम लोग आगे करते हैं, पास करते रहने दीजिए, क्या पता इसमें और भी कुछ ऑप्शन हुआ होगा, थोड़ा मिस प्रिंट हो चुका है, कोई बात नहीं। इसके बाद चलते हैं 16वां सवाल में। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत
सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो देखिए भूतापीय भी होता है, पवन ऊर्जा भी होता है, नाभिकीय ऊर्जा भी होता है। एकमात्र आपका जैव ऊर्जा जो है ये आपका सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। जो जैव ऊर्जा है ये सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है गाइज। 16 के बाद हम लोग चलते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को आप जब देखिएगा क्या है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, देखिए कितना आसान है, बहुत आसान सवाल है। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? देखिए एक बात आप ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा, या तो ऑक्सीजन जुटे या फिर आपका हाइड्रोजन घटे। ऑक्सीजन अगर वृद्धि हो रहा है और हाइड्रोजन घट रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपचयन बोलते हैं। और एक आपका क्या अपचयन है। अपचयन किसको बोलेंगे? जब आपका ऑक्सीजन घटेगा, जब ऑक्सीजन घटेगा और हाइड्रोजन जुटेगा, और हाइड्रोजन जुटेगा। देखिए यहाँ पे दो तरह से सवाल पूछ सकता था। यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि नहीं बोल करके आपको ये भी बोल सकता था कि किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन की अगर कमी हो रहा है तो उसमें से कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। तो चाहे हाइड्रोजन की कमी हो या फिर ऑक्सीजन का संयोग हो, उसको क्या बोलेंगे? उपचयन बोलेंगे। और या तो ऑक्सीजन की कमी हो या फिर हाइड्रोजन का संयोग हो तो उसको क्या बोलेंगे? अपचयन बोलेंगे। तो फिलहाल इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 17 का ए हो जाएगा गाइज। 17 का ए हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। इसके बाद चलते 18वां सवाल में। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए हम लोग 40 क्वेश्चन लेके आप लोग डटे रहिए हमारे साथ। क्या है कि अम्ल का पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान होता है। तो इजीली देखिए सारे बच्चों का जवाब आ जाएगा। तो डी, ये जो आपका डी में 14 है, ये तो 14 आपका उदासीन होता है। सॉरी, डी आपका ये 14 है तो ये आंसर होगा नहीं। उसके बाद आपका सी में क्या है? ये 7 है, 7 आपका उदासीन का हो जाता है। और बी क्या है? 7 से अधिक। और ए क्या है? 7 से कम। तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है? हमेशा वो 7 से कम होता है। 7 से कम होगा वो अम्ल हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा वो आपका क्षार हो जाएगा, अगर वो 7 हो जाएगा तो आपका उदासीन हो जाएगा गाइज। इस सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग 19वां सवाल में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? धोने का सोडा का आणविक सूत्र। धोने का सोडा का आणविक सूत्र आपका क्या हो जाएगा? तो कहेंगे Na2CO3.10H2। क्या हो जाएगा? Na2CO3.10H2 हो जाएगा क्या? धोने का सोडा। देखिए एक होता है धोने का सोडा, एक होता है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का क्या होता है? NaSCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है। याद रखिएगा, आपको अनुसूत्र से, आणविक सूत्र से सवाल आएगा ही एग्जाम में हर हाल में। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग 20वां सवाल में। क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। ये अम्ल है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मधुमक्खी के डंक में या फिर लाल चींटी के डंक में एक ही अम्ल पाया जाता है और उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। और फॉर्मिक अम्ल को एक और नाम से जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं। फॉर्मिक अम्ल को ही मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं गाइज। तो चाहे आपको मधुमक्खी का डंक बोले या फिर लाल चींटी का डंक बोले, उसमें क्या पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चलते इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 20 का ए हो जाएगा। इसके बाद चलते 21वां सवाल। 21वां सवाल देखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को अटेम्प्ट कीजिए और अपने से खुद से जवाब देने का कोशिश कीजिए गाइज। जितना आप अपने से कोशिश कीजिएगा उतना आप दिन ब दिन मेच्योर होते चले जाइएगा, आपका तैयारी उतना मजबूत होते चले जाएगा। अगला सवाल है 21 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? चूने का पानी को क्या कर देता है? दूधिया कर देता है। तो देखिए चूने का पानी क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH का उल्टू हो जाता है। उसको दूधिया करने का काम कौन करता है आपका? कोई और नहीं बल्कि कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 क्या करता है आपका? चूने के पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। वो किस रंग का हो जाता है? दूधिया रंग का हो जाता है। और यहाँ पे सवाल पूछा था कि कौन चूने के पानी को दूधिया करता है? तो CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। 21 के बाद आते चले 22वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? देखिए किसमें पाया जाने वाला अम्ल, इसमें से एक सवाल हर हाल में आना लाजमी है, आएगा ही आपके एग्जाम में। चाहे कोई भी कम्पिटिटिव आप एग्जाम उठा लीजिए, आपको इस तरह का एक सवाल पूछेगा। आप TRE 1 देख लीजिए, TRE 2 देख लीजिए, TRE 3 देख लीजिए, या फिर जो आप DLED का एग्जाम देने जा रहे हैं, हर एक एग्जाम में आपको पूछता ही है। कोई आपको एक नाम दे देगा कि उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे आपका क्या है कि टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो देखिए अब तक बहुत सारे बच्चों का जवाब आ भी गया है। तो टार्टरिक अम्ल आपका किसमें पाया जाता है? जिसका नाम सुन के आपके मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। क्या आता है? पानी आ जाता है। तो वो क्या है आपका? कुछ और नहीं, इमली या फिर तेतल जिसको बोलते हैं अपने भाषा में हम लोग। अब कुछ और जान लेते हैं ना यहाँ पे। ये सिरका जो है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। आप लोग सुन करके लिखने का कोशिश कीजिएगा क्योंकि इतना एक्सप्लेनेशन का वक्त नहीं है हम लोगों के पास, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ गाइज। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा में आपका, संतरा और नींबू में हो गया आपका कौन? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर जो है, ये टमाटर में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो फिलहाल इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलते हैं 22 के बाद 23वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 23, जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताइए। जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताइए। देखिए बहुत गजब का यहाँ पे ऑप्शन दिया, बच्चा यहाँ पे बहुत जल्दी कंफ्यूज करेगा। बहुत छोटे बारीकी से देखना है आपको। पहला ऑप्शन क्या है? CaSO4
CaSO4.12H2 है, दूसरा है कि CaSO4.2H2 है, तीसरा CaSO4.10H2 है और चौथा इनमें से कोई नहीं है। देखिए बच्चा यहाँ पे बहुत जल्दी गलत कर सकता है। तो देखिए आपको ध्यान देना है कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4.2H2 हो जाता है। क्या होता है? CaSO4.2H2। लेकिन CaSO4.12H2 ये आपका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाता है। ये किसका हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा CaSO4.12H2। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 23 का आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। इस चलते 23 के बाद 24वां सवाल। 24वां सवाल क्या बोल रहा है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से क्या निकलता है? जब आप जड़ियन प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का रिएक्शन कराइएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस H2। क्या गैस निकला आपका? कौन सा गैस निकला? H2 गैस निकला। ZnSO4 प्लस H2। तो देखिए H2 किधर है आपका? H2 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही सवाल का जवाब हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। देखिए यहाँ पे आपको पूछा है इस चारों ऑप्शन में से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु। अगर ऐसे पूछता तो आपका तो सबसे कम हो जाता, आपका सोना हो जाता, लेकिन इसके आधार पर पूछा है तो इसके आधार पर सबसे कम आपका कौन हो जाएगा? तो देखिए पहले हम बना लेते हैं। Mg सबसे अधिक होगा, उसके बाद एल्युमिनियम होगा, उसके बाद आपका Zn हो जाएगा, उसके बाद आपका Fe हो जाएगा। इन चारों ऑप्शनों में देखिए सबसे कम आपका अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। तो लोहा ऑप्शन नंबर सी है। देखिए इस पैटर्न को आप उतार भी लीजिएगा। चलिए इसके बाद 25 के बाद 26 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 फटाफट। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? कार्बन की परमाणु संख्या आपको अगर याद नहीं तो याद कर लिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। कार्बन 6 वाली परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? उसमें 6 हो जाएगा गाइस। कार्बन की परमाणु संख्या 6। उसके बाद आ जाते हैं 26 के बाद 27। 27वां सवाल क्या है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के बीच त्रिय आबंध कितना बॉन्ड बनता है? ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो वो कहलाते हैं। देखिए एक होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? अल्केन बोलते हैं। एक होता है डबल बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं अल्केन, अल्कीन बोलते हैं। और एक आपका क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अल्काइन बोलते हैं। तो अल्काइन देखिए अल्किन या सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, अल्किन ये आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये अल्काइन है तो यही आपका ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। और इससे रिलेटेड आपका ना वो फॉर्मूला भी पूछता है कि अल्केन का आपका सामान्य सूत्र क्या है, अल्किन का क्या है और अल्काइन का क्या है। तो आपको याद करना है, तो हमारे शॉर्ट वीडियो में डला हुआ है, बहुत आसान सा ट्रिक से और आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। चलिए चलते 27 के 28वां सवाल में। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है? एथेनॉल यानी अल्कोहल के क्रियाशील मूलक क्या है? मूलक का सूत्र बोला है। तो एथेनॉल मतलब क्या आपका OH यानी अल्कोहल है, अल्कोहल का क्या होता है? OH होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये आपका CHO है, ये CHO आपका किसका? एल्डिहाइड का हो जाता है। बॉन्ड COOH आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाता है और CO आपका क्या होता है? कीटोन का हो जाता है गाइस। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 28 के बाद आते हैं हम लोग 29 में। क्वेश्चन 29 देखिए आपका पीरियडिक टेबल से लिए इस सवाल को कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी से पहले जितना भी आवर्त सारणी बनाया गया था उसमें तत्वों को जो सजाया गया था उसको परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था, लेकिन अभी जो सजाया गया है वो परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया। और किसने सजाने का काम किया है? मोस्ले चाचा ने किया है। किसने? मोस्ले चाचा ने। 29 के बाद आते हैं 30वां सवाल में। फटाफट चलते हैं 30वां सवाल। देखिए अब तक हम लोग 30 सवाल अटेम्प्ट कर लिए मात्र 20 मिनट में, और इसके बाद और सिर्फ 10 सवाल बचा हुआ गाइज। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर इसको बोलेंगे और इसको बोलेंगे क्षैतिज। तो देखिए आपका ऊर्ध्वाधर टोटल कितना है आधुनिक आवर्त सारणी में? 18 है, यानी उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं, समूह बोलते हैं। और जो क्षैतिज होता है उसको क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। और टोटल आवर्त कितना है? 7 है। ये भी सवाल पूछ सकता है, टोटल आवर्त कितना है? 7 है। और समूह कितना है? 18 है। चलिए इसके बाद 30 का 31वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 31, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए कौन विधि उपयुक्त होता है? लोहे का जो पैन होता है जिसमें आप अंडा वगैरह फ्राई करते हैं, जो फ्राइंग पैन होता है, उसको जंग से बचाने के लिए आप कौन सा विधि आप अपना सकते हैं? तो कौन सा विधि अपनाइएगा? क्या उसमें ग्रीज लगा दीजिएगा या फिर उसमें पेंट कर दीजिएगा या फिर इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर सी जिंक की परत चढ़ाकर। तो बिल्कुल सही, उसमें आप क्या कर सकते हैं? जिंक की परत, जिसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं। आप जिंक की परत चढ़ा करके उसको क्या कर सकते हैं? जंग लगाने से बचा सकते हैं। तो 31 का सी आंसर हो जाएगा गाइज। इसके बाद आते हैं 32वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो आपको पता है या तो सोडियम या फिर पोटेशियम को आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो सोडियम आपका कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है, यही हो जाएगा जिसको आप आसानी से काट सकते हैं। उसके बाद आते हैं बायो में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? देखिए हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का निचोड़ लेके आए हैं। आप लोग को हिम्मत नहीं हारना है, जब तक हम लोग आप लोग के साथ हैं, आप लोग को डटे रहना है मैदान में। तो 33 सवाल का जवाब दीजिए कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अपना भोजन वो स्पर्शक द्वारा नहीं पकड़ता है, बल्कि जीभ द्वारा भी नहीं पकड़ता है। आप लोग जानते हैं वो अपना भोजन किसके द्वारा? कुटपात के द्वारा। किसके द्वारा? कुटपात के द्वारा अपना भोजन को पकड़ने का काम करता है। चलिए उसके बाद आते हैं 34वां सवाल में कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम आपका वसा पर क्रिया करता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा गाइज? ये आपका किधर गया? पेप्सिन हो जाएगा। हाँ 34 में, 34 का आपका क्या हो जाएगा? 34 का आपका ये लाइपेन हो जाएगा। लाइपेज नहीं, लाइपेज होगा,
यहाँ पे लिखने में मिस हो गया है। 34 का आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाइपेज। लाइपेज नहीं, लाइपेज। लाइपेज जो एंजाइम है वो आपका किस पर क्रिया करता है, वो आपका वसा पर क्रिया करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं या फिर वसा को पचाने का काम करता है। 35वां सवाल में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में कि किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए दो तरह का शोषण होता है, एक होता है वायवीय शोषण, एक होता है अवायवीय शोषण। वायवीय शोषण को एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसमें कितना 38 एटीपी मुक्त होता है। कितना होता है 38। और इसमें अवायवीय में 2 एटीपी मुक्त होता है और एटीपी को क्या बोलते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। तो आप बताइए किस में ज़्यादा हुआ, इसमें 38 हुआ, तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, किसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायवीय में होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गाइस। चलिए 35 के बाद 36वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए इस सवाल का आपका थोड़ा इस पार आ गया जवाब। चलिए पहले सवाल को पढ़ते हैं कि मछली का श्वसन अंग है। देखिए मछली का श्वसन अंग आपको बताने बोला है। मछली का श्वसन अंग बताइए, क्या ट्रेकिया है, रुकिए गाइस थोड़ा रुकिए। मछली का श्वसन अंग क्या ट्रेकिया है या फिर गिल्स है या त्वचा है या फेफड़ा है। तो देखिए मछली आपका त्वचा, फेफड़ा और ट्रेकिया से सांस नहीं लेता है। मछली आपका किससे सांस लेता है, गिल्स से सांस लेता है। किससे, गिल, शुभमन गिल नहीं बल्कि गिल। किससे, गिल्स। किससे सांस लेता है मछली, गिल्स से सांस लेता है गाइस। चलिए इसके बाद आते हैं 37वां सवाल। 37वां सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 कि स्टोमाटा जो पत्तियों में पाता है कि खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो बहुत आसान सा सवाल है। उसको कौन नियंत्रित करता है, उसको द्वार कोशिका जिसको गार्ड सेल बोलते हैं। गार्ड सेल उसको कंट्रोल करने का, नियंत्रित करने का काम करता है गाइस। बस नोट करते चलिए, जो बातें अगर आपको नहीं आता है तो उसको आप क्या कीजिए, रुका करके वीडियो को रोक करके उस बात को आप नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे सवाल आपके लिए। और आज से हर दिन हम आप लोग के लिए 40 सवाल लेकर के आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का मिक्स करके लेके आएंगे। चलिए इसका 38वां सवाल। 38वां सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। बताइए बताइए गाइज कौन है। तो देखिए बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है, क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को क्या बोलता है, स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोला जाता है, यानी क्रियात्मक और रचनात्मक, क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई माना जाता है नेफ्रॉन को। अगर आपको बोल दे कि मानव का क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई कौन है, तो मानव का कौन हो जाएगा गाइस, सेल हो जाएगा। सेल, CELL सेल मतलब कोशिका। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इस सवाल का फिलहाल 38 का आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद चलते हैं 38 से 39। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है। मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग किसको बोलते हैं, जिससे आप अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम करते हैं। अपशिष्ट पदार्थ को जिससे बाहर निकालते हैं उसको उत्सर्जी अंग बोलते हैं। तो उत्सर्जी अंग कौन है, प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है आपका, तो आपका कौन हो जाएगा, वृक्क हो जाएगा, मतलब किडनी हो जाएगा, किडनी। उसके बाद 39 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 और अंतिम सवाल, आज के सेशन का अंतिम सवाल, एंड्रोजन क्या है। एंड्रोजन क्या है, तो देखिए एंड्रोजन आपका क्या है गाइस, बताइए आप लोग, क्या आप लोग के लिए छोड़ दें या फिर आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, बता दे रहे हैं। एंड्रोजन आपका क्या है, ये आपका नर लिंग हार्मोन, ये पाचक रस नहीं है, ये आपका मादा लिंग हार्मोन भी नहीं है, बल्कि आपका क्या है, नर जिसको बोलते हैं मेल लिंग हार्मोन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बताइए गाइज, आज हम लोगों ने आज के सेशन में 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोशिश किया। इन 40 में से आपको कैसा लगा, क्या मज़ा आया कि नहीं आया, बताइए। इसी तरह का हर दिन आप लोग के लिए सवाल लेते आते रहेंगे और आप लोग को प्रैक्टिस कराते रहेंगे। बस आप लोग को हिम्मत नहीं हारना, डटे रहना है। और हाँ, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ज़रूर हम लोगों से आके मिलिएगा। हम लोग इंतज़ार करेंगे आप लोगों का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते